और जी बिजनेस NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव की कितनी बड़ी भूमिका है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में। मतलब स्टॉक मैनेज करने में जो प्रोसेसर हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो जब कोई स्टॉक मैनेज करते हैं तो उसमें कमोडिटी डेरिवेटिव का टूल उनके लिए कितना मददगार साबित होता है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं हेमंत बंसल साहब, जो कि VP हैं पतंजलि फूड्स के। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये हम सीरीज़ जो हमारी है, ये कमोडिटी की क्लास, इसके बारे में आपको ज़रा बता दूं। दरअसल ये सीरीज़ हमने बहुत लंबी सीरीज़ चलाई है और इस सीरीज़ के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि जो लोग कमोडिटी मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, जो इस मार्केट को समझना चाहते हैं, वो इस मार्केट की बारीकियों को ठीक तरीके से समझें। जो अलग अलग टूल हैं उसके बारे में वो ठीक तरीके से समझें। आसान भाषा में हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और आज उस कड़ी में हम बात कर रहे हैं कमोडिटी डेरिवेटिव और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूँकि आप प्रोसेसर भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कमोडिटी डेरिवेटिव, जो वायदा बाज़ार का, एग्रीकल्चर का जो वायदा है, उसका जो टूल है, ये आप लोगों की जो सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है आपकी खरीदने की, मान लीजिए आप सीड खरीदते हैं, प्रोसेसर हैं, सीड खरीदने की और उसको पूरा मैनेज करने में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट कितना मददगार साबित है आपके लिए? जी, नमस्कार मृत्युंजय जी, और सभी जी बिजनेस के व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। क्योंकि आज की ऑडियंस वो है जो ये जानना चाहती है, तो मैं जितना सिंपल वर्ड्स में हो पाएगा उसे बिल्कुल समझाने सर। की कोशिश करूंगा। हम्म। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो क्लेरिफाई कर सकते बिल्कुल हैं। सर, यस। उनके लिए जस्ट मैं शुरुआत में बहुत कम समय लेते हुए ये बता देता हूँ कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट में फ़र्क क्या है। हम्म। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट वो है जो हम NCDX के नाम से और ये सब एक्सचेंज पे हम देखते हैं, जो एक हम्म। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो राइट। एक्सचेंजेस द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्नमेंट की बॉडीज द्वारा उसे हम्म। मॉनिटर भी करा जाता है कि हम्म। किसी भी तरह की उसमें आगे पीछे नहीं हो। हम्म। जो अगर हम उसे माने कि जो हम कैश कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम प्लांट्स पे प्रोसेसर्स खरीदते हैं, वो लोकल बायर सेलर से खरीदते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि ये एक कैश कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड ज्योग्राफी का होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं, नंबर ऑफ बायर सेलर्स ज्यादा होते हैं और फॉरवर्ड काफी आगे 3 4 5 6 महीने के लिए होते हैं। वो विज़ कैश कॉन्ट्रैक्ट्स 1 महीना या अगले उससे अगले महीने के लिए होते हैं, कुछ कमोडिटीज को छोड़ के। तो अगर जो आपके सवाल पे आते हुए अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का एज ए प्रोसेसर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या वो है, तो देखिए एज ए प्रोसेसर अगर आप देखें तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी आपको एज ए प्रोसेसर आपकी क्रशिंग प्लानिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए। पहली बात, आपको चाहिए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एट राइट प्राइसेस विद मिनिमम स्पेक्यूलेशन। कमोडिटी या स्पेक्यूलेशन होगा, बट जितना कम से कम वो अच्छा है। दूसरा है रिस्क मिटिगेशन। तीसरा है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। चौथा है मोर सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड सेल। पांचवा है आपका फॉरवर्ड सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बुक। और छठा है एक ऑप्शन या प्लेटफॉर्म जहां पर एज ए प्रोसेसर आप अपने मार्जिन लॉक कर सकते हैं। अब इन 6 पॉइंट पे हम एक एक करके बात करते हैं। जैसा पहला पॉइंट हमने बोला, कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल राइट प्राइसेस विद मिनिमम स्पेक्यूलेशन। देखिए, इंडियन कमोडिटी मार्केट का एक पेक्युलरिटी है कि चाहे वो सोयाबीन की क्रॉप हो, चाहे मस्टर्ड की क्रॉप हो, पहले 3 से 4 महीने में 60 से 70% क्रॉप का अराइवल हो जाता है और बाकी के बचे हुए 8 महीने में 30 से 40 50% का अराइवल होता है, डिपेंडिंग सीजन के हिसाब से। तो इस सीजन को हम 2 सीजन में बांटते हैं, पीक सीजन और नॉन पीक सीजन। पीक सीजन जब अराइवल स्टार्ट होती है, उस टाइम पे मंडी में अराइवल इतनी ज्यादा होती है कि जितनी एक किसी प्रोसेसर की कैपेसिटी नहीं होती है कि उसे पूरे को प्रोसेस कर पाए। तो डिमांड सप्लाई कमोडिटी रॉ मटेरियल की एक्सेस होती है और उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम होती है। तो उस टाइम पे मान लीजिए कोई एक 500 टन का प्लांट है तो 1000 टन 2000 टन पर डे मटेरियल खरीदता है। तो बाकी बचे हुए मटेरियल को या तो वो सेल करे, उसको प्रोसेस करके। एग्जांपल में अगर लें सोयाबीन का प्लांट, तो सोयाबीन सीड अगर वो परचेज करता है तो उसका इक्विवेलेंट सोया DOC और ऑयल बेचे। तो पीक सीजन के अंदर में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सप्लाई ज्यादा होती है, हर कंपनीज में हर ट्रेडर की एक ट्रेड लिमिट्स होती है। अब मान लीजिए 30,000 टन लॉन्ग जा सकता है, 40,000 टन लॉन्ग जा सकता है। अगर उतनी सेल नहीं हो पाई तो
उसको अपनी परचेज रोकनी पड़ेगी या सेल ज्यादा करनी पड़ेगी। बट सेल, मार्केट की डिमांड सप्लाई एक प्रोसेसर के हाथ में नहीं होती, वो मार्केट के हाथ में होती है। तो उस केस में अगर वो परचेज रोकता है तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट मार्केट में जाता है, किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलता है। यहीं अगर कमोडिटी एक्सचेंजेस अवेलेबल हो तो वो अपनी परचेज कंटिन्यू करके इक्वलेंट क्वांटिटी, जितना परचेज सेल जितनी क्वांटिटी के सामने कर लिया, बाकी बची हुई क्वांटिटी को वो हेज कर सकता है। तो उससे उसका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। यही इसका उल्टा नॉन पीक सीजन में होता है। हाँ। जब क्या होता है कि सप्लाई की, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, आपके हम्म। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको माल देना होता है, तो हम्म। सारे लोग जाके मार्केट में कूदते हैं, जिससे एक एबनॉर्मल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ्यूचर एक्सचेंजेस के केस में, अगर आपके पास में फ्यूचर एक्सचेंज हो, आप फ्यूचर का मटेरियल एक्सचेंज पे बाय करके उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रिस्क मिटिगेशन। अभी अगर आपने पिछले 2 साल में देखा है, जितनी वॉलेटिलिटी कमोडिटीज में आई है, मतलब ऐसी वॉलेटिलिटी बहुत सालों में देखने को नहीं मिली है। चाहे वो मैक्रो हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, चाहे कोविड आया, चाहे जो कुछ भी हुआ, मतलब 50-50 60% का अपसाइड और डाउन साइड हुआ है। तो इस केस में एक छोटा प्रोसेसर, या मतलब सिर्फ जिसका काम $1-2 के मार्जिन पे काम करना है, इतनी वॉलेटिलिटी में ये जो कहीं यहाँ बंसल तक जी, भी हुआ है कि कुछ आप प्रोसेस। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं सर। मतलब आप मतलब बता रहे हैं कि एक प्रोसेसर के लिए डेरिवेटिव मार्केट क्यों बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि जब इस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी खासियत है, फ़ायदा है, और पिछले कुछ वक्त से तो वायदा है नहीं सोयाबीन का, और आप तो सोयाबीन में अच्छी डीलिंग करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को अभी रिस्क मैनेज करने में, सोयाबीन का डेरिवेटिव नहीं बिल्कुल, होने से। नहीं, बिल्कुल ये दिक्कत आ रही है। हमें हम्म। ही नहीं, मतलब ये किसानों को भी दिक्कत आ रही है, जो एंड यूजर्स हैं, इसके इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं जो बल्क में खरीदते हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी था। इसमें क्या है, आगे 5 महीने तक के आपको प्राइस दिखते थे। वो आगे या तो प्रीमियम पे हो सकते हैं या डिस्काउंट पे हो सकते हैं। तो अगर वो दिखते हैं तो आप उस हिसाब से अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। अगर किसान को चाहिए कि वो देखता है कि आगे के महीने के भाव ऊपर हैं, और अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो अपना माल उस महीने में नहीं बेचेगा। सवाल और आपसे प्रोसेसर्स को बंसल जी। अगर लगता है। हाँ, ये बात ठीक कह रहा है कि ना सिर्फ प्रोसेसर के लिए बल्कि फार्मर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि डेरिवेटिव हों, ताकि उनका मार्केट, मतलब उनको एक सही डायरेक्शन मिले और सही भाव मिले, उस दिशा में काम होता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो फॉरवर्ड का सेल्स मैनेजमेंट होता है, जो डील होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कॉरपोरेट डीलिंग में कितनी मददगार है ये डेरिवेटिव मार्केट, जब आप पढ़े डील होती है कॉरपोरेट की, उस लिहाज से आप डेरिवेटिव मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा बताया कि आपके पास में एक फॉरवर्ड, या आप अगर एज ए प्रोसेसर आप प्लांट तभी चला पाएंगे कि आपके पास में एक फॉरवर्ड की सेल्स बुक भी हो और परचेज बुक भी हो। और अगर बहुत सारे कस्टमर्स को आप देखेंगे जिनको हम ऑयल बेचते हैं या डीओसी बेचते हैं, वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, 3 महीने, कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो पूरे 12 महीने की अपनी परचेज बुक करना चाहते हैं, ताकि उनके फिनिश गुड के प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी ना हो, उनकी वजह से उसे चेंज नहीं करना पाए। तो जब हम प्रोसेसर्स उनको वो प्राइस देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें एक बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आगे का प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ही नहीं है। तो उस केस में एक तो वो दिक्कत होती है। दूसरा, उन जो एंड यूजर्स हैं जो ये 6-6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको भी एक समस्या होती है फॉरवर्ड प्राइस लुक की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इसमें समझाना चाहूंगा कि अगर एक्सचेंजेस चालू हो, अगर मैंने आज 1,000 टन सीड खरीदा, सोया सीड खरीदा, तो मुझे उसके सामने 82% यानी 820 टन डीओसी मिलती है, डी ऑयल के, और 18 टन 180 टन तेल मिलता है। तो डीओसी क्या है, अगर आप देखेंगे इंडिया से इस बार जितना एक्सपोर्ट हुआ है, बट जो भी एक्सपोर्ट के इंडिया के बाहर के कस्टमर्स हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने की डीओसी आगे खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया से सप्लाई चेन का टाइम ही 30 दिन, 40 दिन, 25 दिन, अलग अलग डेस्टिनेशन का अलग है। तो उस केस में हमने सीड खरीद लिया, डीओसी बेच दी। अगर एज अ प्रोसेसर मैं क्या चाहूंगा कि अगर मेरा आज 100 रुपए की कमोडिटी पे 1 रुपए का अगर मार्जिन है, मुझे राइट। वो लॉक करना है, तो यस। मेरा सीड भी बिकना चाहिए और ठीक डीओसी बात भी है। बिकनी चाहिए। एग्जैक्टली। डीओसी तो बेच दी, मगर तेल इतना फॉरवर्ड का हाँ, नहीं ठीक बिकता बात है। है। ये बहुत बहुत डिटेल में आपने ये समझाया है कि क्यों किसी प्रोसेसर के लिए, किसी स्टॉकिस्ट के लिए ये डेरिवेटिव मार्केट ज़रूरी है, और डेरिवेटिव मार्केट के बगैर किस तरह से कामकाज एक बड़े प्लेयर का
प्रोसेसर का वो डिस्टर्ब होता है, ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया। बहुत शुक्रिया हेमंत बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कम्युनिटी की क्लास में और इस पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।